बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। दुनिया भर में आज इस्तादे करप्शन का दिन बनाया गया। इसको आप ये भी कह सकते हैं जनाब कि ज़वाले अखलाक, जिसका नया नाम करप्शन है। 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा में इस दिन को इसलिए मनाए जाने का इनेकाद किया गया कि दुनिया भर की तवज्जो करप्शन, बदउनवानी और रिश्वत के हवाले से दी जाए कि जनाब इसका खात्मा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त 180 ममालिक में 133वें नंबर पे है, जबकि भारत इस वक्त 85वें नंबर पे है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने ज़रूर हैं, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी सामने आती है कि इस वक्त 2023 के मुताबिक पाकिस्तान 7 दर्जे जनाब अपनी सतह से नीचे की तरफ आया है। ये खुशाइन ज़रूर है, लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखें तो 180 ममालिक में 133वां नंबर कोई खुशाइन नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है जहाँ पे चीज़ें बेहतर ना हो सकती हों, लेकिन ये वो भी बदकिस्मत मुल्क है जिसमें करप्शन सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है, हर मैदान में नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाए तो पाकिस्तान वो मुल्क है, अगर कोई कहता है कि बना कैसे, तो खुदा की तरफ से वदियत है। इसमें वसाइल का जितना अंबार है उसको सही तरीके से इस्तेमाल अगर किया जाए तो किसी किस्म के कर्जों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे चीज़ें बेहतर होने का नाम नहीं लेती। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सियासतदान अपनी सियासत तो उरूज पे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ के मुस्तकबिल का होगा क्या, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जैसे अभी रिसेंट हम देखते हैं कि खान साहब का एक जो कार्ड वाली बात आती है कि आखिरी पत्ता अभी बाकी है, तो आखिरी पत्ते की सूरत में जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पे निशानदही है कि कौन सा कार्ड है जिसको इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। एक तरफ तो ये कहा गया कि अगर हुकूमती मुज़ाकरात, जिसके लिए 5 रुकनी कमेटी का ऐलान करने की बात की गई है और हुकूमत से कहा गया कि 5 रुकनी कमेटी हुकूमत से जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। हम पहले भी कह चुके हैं जो मसाइल मुल्क में हैं उसका हल जो है, वाहिद हल डायलॉग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर ये नाकामी हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। दूसरी तरफ इन तमाम चीज़ों के बाद भी एक सिविल नाफरमानी की बात भी की गई, और सिविल नाफरमानी की बात इस वक्त नहीं, पीटीआई पहले भी कर चुकी है जब वो इक़्तिदार में नहीं थे और बिजली का बिल जलाने से इस बात की इब्तिदा हुई कि सिविल नाफरमानी की जाए। साथ साथ गैर मुल्की पाकिस्तानियों को ये भी पैगाम भेज दिया गया कि वो अपने पैसे पाकिस्तान ना भेजें। तमाम सूरत हाल में फ़ायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा। शायद सियासतदान डायलॉग करना नहीं चाहते, या वो लोग जो कहते हैं कि डायलॉग कामयाब नहीं हो रहे, वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह से करके वो कामयाब हो जाए। नुकसान बहरहाल उसी तरफ ही जाता है जहां हम ज़वाले अखलाक की बात करते हैं। एक और मौजू जो इस वक्त छिड़ चला है वो है मौलाना फजल रहमान साहब का। और अभी रिसेंट जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आता है कुछ देर पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो कहते हैं कि रियासत उल्मा को तकसीम करने की साजिश कर रही है। ये तमाम चीज़ें, साजिश और करप्शन, कब तक मेरा मुल्क बर्दाश्त करता रहेगा। हम बात करते हैं इस मौजू पे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वसीम रजा साहब। आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सना। वसीम रजा साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे 180 ममालिक में से 133वें नंबर पे है। ये मसाइल कब हल होंगे और आप समझते हैं कि इसमें क्या बेहतरी अब आ सकती है? बहुत शुक्रिया सना। देखिए, करप्शन की जहाँ तक मसाइल हैं वो हमारे किसी भी इदारे से रिलेटेड नहीं। अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक इदारे का मसला है या एक शख्स का मसला है, ये हमारे माशरे में पनप गई है। ये बहैसियत माशरा हम करप्ट हो गए। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि जब मैंने वकालत का स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि मैं बगैर 1 रुपया दिए अपने काम करवाऊंगा, लेकिन एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन कहते हैं कि अगर आपको अपनी फाइल चलानी है तो उसके नीचे टायर लगाने पड़ेंगे, और उस टायर से मुराद पैसा होता है, करप्शन होती है। तो ये एक हकीकत है कि हमारे माशरे में हर तरह से करप्शन पनप गई है। अगर मैं अपनी प्रोफेशन की बात करूं तो अगर तारीख पे किसी एक्यूज को या मुद्दई को तारीख लेनी हो और जज ना दे रहा हो, तो आप वो जो रीडर होता है, पेशकार होता है, उसको करप्शन के पैसे देके उससे तारीख ले सकते हैं। जहाँ तक हमारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। देखिए, जहाँ तक इसको ठीक करने का ताल्लुक है और ये बेहतर करने की बात है, तो जब तक हम बहैसियत माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हम करप्ट हैं और हम बहैसियत माशरा फर्द वाहिद की तरह है, इसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होगा।
देखिए, हम बात करते हैं करप्शन की, तोशाखाना की बात कर लेते हैं, हम सियासतदानों की करप्शन की बात कर लेते हैं, लेकिन हम बहुत सी चीजों की बात कर लेते हैं, लेकिन हम फर्द वाहिद की नहीं करते। देखिए, अगर एक दूध बेचने वाला है, उसकी जितनी हस्ब तौफीक करप्शन होती है वो करता है। अगर एक सब्जी वाला है, वो नाप करप्शन करता है जितनी उसकी जहां तक उसकी मुमकिन हो सकता है। इसी तरह से हर पेशे में हर शख्स जहां तक मुमकिन हो सकता है वो करप्शन कर रहा है। जब तक हम अपने साथ मुखलिस नहीं होंगे तो ना तो हम खुद ये मुआशरा बेहतर कर सकते हैं, और अगर मुआशरा बेहतर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मुल्क है ये तरक्की करेगा, और ये करेगा तो हमारा नाम रोशन होगा। अच्छा वसीम, आप चूंकि एडुकेट भी हैं और पीएचडी स्कॉलर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि हम जब एक चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो हम ये कहते हैं जनाब ऊपर से चीज़ें बेहतर होंगी तो माशरा खुद ब खुद बेहतर होगा। आपको क्या ये थ्योरी ठीक लगती है कि अगर हुक्मरानों की तरफ से चीज़ें बेहतर हों, इंतज़ामिया ठीक हो जाए तो माशरा बेहतर होगा, या अब वो इकदाम करने की ज़रूरत है कि निचली सतह पे स्कूल लेवल से अखलाकियात और ज़वाल अखलाक की तालीम देनी पड़ेगी तब चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, ऊपर से करप्शन ठीक करने की मैं समझता हूँ कि एक मफरूजा ही है। जब तक हम बहैसियत मुआशरा एक फर्द अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तब तक ये चीज बेहतर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि हम ये ठान लें कि हम एक फर्द करप्शन नहीं करेगा, हमारे स्कूल्स में अखलाकियात पे तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। आप देखिए कि ट्रैफिक कवानीन पढ़े जाते हैं, आप मुझे बताइए कितने चाहे वो हमारे मदारिस हो या स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, किसी में भी सिविक या एथिक्स नहीं पढ़ाया जाता। ये बात मेंशन नहीं की जाती कि आपको किस तरह से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है, किस तरह से अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपके हकूक क्या है, अगर नहीं चल रहे। जब हम किसी भी चीज की वायलेशन करेंगे, देखिए जब वायलेशन होती है किसी भी रूल्स की, किसी भी लॉ की, तो उसके नतीजे में क्या चीज होती है? उसके नतीजे में होता है कि करप्शन जन्म लेती है। जब आप एक रूल्स को ब्रेक करेंगे उसका खमियाजा आपको क्या भुगतना पड़ेगा? आप कहेंगे यार कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाए, आप कहेंगे बैठे कुछ लेन दे के मामला तय कर लेते। ये दोनों तरफ से होता है, रियासती इदारों की तरफ से भी होता है, शहर की तरफ से भी होता है। जब तक हम निचली सतह से ये चीज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे और हर शख्स अपनी जाती हैसियत में इस चीज को दूर नहीं करेगा। देखिए, हमारा मजहब अगर हम देख लें, हमारा मजहब, दुनिया का कोई मजहब भी कोई करप्शन को अलाउ नहीं करता, कोई अखलाकियात अलाउ नहीं करती, कोई मुआशरा इसको अलाउ नहीं करता। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि पहले बड़े करें फिर हम करेंगे। इसकी ये अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है कि जहां हम करेंगे ना बड़े करेंगे। इसके लिए जैसा मुआशरा चल रहा है वैसा चलता रहना चाहिए। तो जब तक हम बहैसियत मुआशरा एक एक फर्द अपनी अपनी हदूद में रह के उस चीज को खत्म नहीं करेंगे कि हम आज से फैसला कर लेंगे हमने करप्शन नहीं करनी, वो करप्शन किस तरह की होगी? वो अखलाकियात की करप्शन हो सकती है, वो पैसों की करप्शन हो सकती है। हम क्या करें? अगर जॉब पे जा रहे हैं तो हम अगर 8 घंटे की नौकरी है तो हम 4 घंटे की नहीं करेंगे, 4 घंटे जो नहीं कर रहे हैं वो भी करप्शन है। अगर एक सब्जी वाला नाप तोल में उतार चढ़ाव कर रहा है तो वो भी एक करप्शन है। अगर हम अपने पैसे देके किसी से काम करा रहे हैं वो भी करप्शन है। अगर दूध वाला दूध में मिलावट कर रहा है वो भी करप्शन है। हम हर तरह से, हम एक अखलाकी करप्शन भी कर रहे हैं, हम पैसों की करप्शन भी कर रहे हैं, हम हर तरह से करप्ट माशरा हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी हम 26वीं आईनी तरमीम देख रहे थे उसमें ख़ास तौर पे ये एक तनकीद सामने आती है, और जो स्कॉलर्स हैं इस बात को सोचते हैं, और ख़ास तौर पे आपका शोबा भी है तो आपसे ज़रूर सवाल होगा कि इतनी तब्दीलियां करने के ज़रूरत से पहले ज़रूरत इस अमर की थी कि आप जो है पहले कोर्ट का निज़ाम बेहतर करते हैं। अगर हम करप्शन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में करप्शन सबसे ज़्यादा जो है वो कोर्ट्स में है, और वहाँ से मसाइल शुरू होते हैं जब इंसाफ की फरहमी मुमकिन नहीं होती। आप क्या समझते हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम में इस तरह से फैसला करना ज़रूरी था जो हमें सामने आया, या आप ये समझते हैं कि पहले जो बेसिक चीज़ें हैं कोर्ट की, तारीखों से लेके मुख्तलिफ करप्शन हम देखते हैं, चाहे वो पुलिस के मसाइल हैं, चाहे पुलिस फाइल है, या डेटा डिजिटल ना करना है, ये तमाम चीज़ें पहले ठीक होनी चाहिए थी? सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि डेटा डिजिटलाइज होना चाहिए। देखिए, हमारे पास बहुत से कवानीन मौजूद हैं, हमारे पास 18 से ज्यादा कवानीन मौजूद हैं जिसकी सजा फांसी है, लेकिन क्या फांसियां रुक गई हैं? हरगिज नहीं रुकती। हमारे पास तकरीबन 36 से ज्यादा ऐसे कवानीन जुर्म है जिसकी सजा कैपिटल पनिशमेंट है। क्या वो चीजें रुक गई? नहीं रुकती, क्योंकि लॉ बनाने से चीजें नहीं रुका करती। लॉ बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन मेन चीज क्या होती है? मेन चीज है उसको रूल ऑफ लॉ,
उसको एग्जीक्यूट करना। कि एक शख्स अगर कत्ल करता है, अगर वो फांसियां आप देते रहें, 10 दे दें। आप देखिए क्या सऊदी अरब में एक जुर्म मंशियात के जुर्म पर सर कलम कर दिया जाता है, क्या वहाँ खत्म हो गए मंशियात? नहीं हुई। इट मीन्स कैपिटल पनिशमेंट चीजों को खत्म नहीं करती है, खत्म करती है रूल ऑफ लॉ। अगर आपको यकीन हो कि मैंने एक छोटा सा कानून भी तोड़ा, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना, तो अगर आपको डर है कि मुझे होगा वो चालान कर दिया जाएगा, ट्रैफिक सार्जन जो है वो मेरा चालान जरूर करेगा, तो यकीन कीजिए कि जो रूल ऑफ लॉ ये ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ ले जाता है। आप कैपिटल पनिशमेंट कुछ करते रहें, लॉज बनाते रहें, जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो वो ये तरक्की नहीं कर सकते। छोटी सी एग्जाम्पल दूं, हम आमतौर पर शहरों में गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम इतनी रूल्स की पाबंदी नहीं करते हैं। यही हम जब मोटरवे पे जाते हैं, आप देखें हमारी सीट बेल्ट भी लग जाती है, हमारी जो स्पीड होती है वो भी रेशो में आ जाती है कि हमें 100-110 से ऊपर नहीं जाना। ये भी मेंशन कर दें कौन सा वाला मोटरवे, तो फिर आप पंजाब साइड की बात कर रहे हैं? कोई भी आप ले लें, मेरे ख्याल से सिंध में तो मोटरवे ना होने के बराबर है कि मेन मोटरवेज हैं। आप पंजाब ले लें, केपी ले लें, या दीगर मोटरवेज ले लें, या अगर हम बैरून मुल्क जाएं तो आप देखिए हमारा जो चाल चलन होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। क्यों हो जाता है? हमारा माइंड तो चेंज नहीं हो गया, हम वहाँ जाके पढ़ लिख तो नहीं गए, हमने वहाँ डिग्री तो आते नहीं गए। प्रॉब्लम है वहाँ। अच्छा, क्योंकि वसीम, मैं खास तौर पे आपसे इसलिए पूछना चाहूँगी कि आप चूंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो क्या जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम, क्या आपने कोई इस हवाले से मुद्दा उठाया कि किस तरह से करप्शन को पहले ख़त्म करना ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में, या पहले आपने कहा कि कानून ठीक है लेकिन उससे पहले भी चीज़ें होना ज़रूरी हैं? तो आप क्या समझते हैं कि आपने कभी इस हवाले से, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, आप कितना समझते हैं कि हमारे कोर्ट के मामला में करप्शन हैं? देखिए, कोर्ट के मामला में बहुत ज्यादा करप्शन है, ये हकीकत है और हमें इससे नजर नहीं चुरानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि कानून बनना बंद हो जाए और जब तक जीरो करप्शन नहीं हो जाती तो हम तब तक कोई कानून नहीं बनाएंगे। कानून बनाना और उसको करप्शन को खत्म करना दोनों एक पैरेलल चीज है। आप बेहतरीन कवानीन लाएं, मुआशरे की जरूरत है, उसके साथ आपको चलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने बहुत अच्छी बात की थी कि मुआशरे को पेपरलेस होना चाहिए, तमाम चीजों को डिजिटलाइज होना चाहिए। आपको एक जो कानून बना दिए गए उस पर अमल दरामद करना चाहिए। यहाँ आपने एक सेशन ट्राई किया, आपने कहा कि भाई कत्ल की सजा सेशन कोर्ट्स में चलेंगे, फिर आपने कहा नहीं कत्ल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, फिर एडीसी आपने बना दी। एडीसी में आपने क्या कहा? आपने कहा कि 90 दिन के अंदर किसी भी कानून का जो है केस का वो फैसला होगा। आप एडीसी से भी मुतमईन नहीं हो सके, आपने फिर क्या? आपने कहा मॉडल कोर्ट्स बनाएंगे 14 दिन के अंदर अंदर सजाएं देंगे, उससे भी बेहतरी चीजें नहीं हो रही हैं। तो मेरा ख्याल से आप इन चीजों को मॉडरेट करते ना फायदा नहीं होगा जब तक आप मुआशरे को बेहतर नहीं करेंगे। आपने एक सेशन कोर्ट से एंटी टेररिज्म कोर्ट बना ली, एंटी टेररिज्म कोर्ट से मॉडल कोर्ट बना ली, और मॉडल कोर्ट के बाद आपको ख्याल आ गया नहीं फौजी को अदालतें बनानी चाहिए। आप वो भी चीज मुख्तलिफ फार्मूले से एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन जहां बुनियादी गलती है उस चीज को नहीं पकड़ रहे हैं। आप जो जज सेशन कोर्ट में फैसला करेंगे वही बाकी वैसे ही होते हैं, उसका तो कहाँ खराबी कहाँ आ रही है बेसिकली, ये सॉर्ट आउट करने की हमें जरूरत है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम ये देखते हैं या नए आने वाले देख रहे होते हैं कि हम नैप को हमने बड़े प्रायोरिटाइज किया कि जनाब बड़ी अच्छी चीज़ आ रही है, प्रायोरिटी दी हमने हर चीज़ में, लेकिन नैप भी हमने देखा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ और होता रहा है। क्या नैप की इंक्वायरी के लिए भी अब कोई और इदारा बनाना पड़ेगा हमें? देखिए, जब FIA मौजूद था आपको नैप बनाने की जरूरत नहीं थी। आपने नैप बनाने का मकसद ही आपका ये था कि आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर सकें सियासतदानों पे। आप देखिए, जब FIA की इदारा मौजूद है उसके होते हुए आपने नैप क्यों बना दिया? इसका मकसद ही आप उस इदारे का मकसद ही ये था कि आप सियासी तौर पे इंतकाम ले सकें या दूसरे अपोजिशन को या ओपोनेंट को दबा सकें। तो मेरा ख्याल से हमारे मुल्क में एक इदारा नाकाम होता है या वो उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से उसे बनाया गया, तो उसके मुखालिफ में एक नया इदारा बना दिया जाता है। जैसे मैंने कोर्ट्स की मिसाल दी, ना कि उसको बेहतर करें। देखिए, आप नया इदारा बनाएंगे, उसकी बिल्डिंग में, उसके स्टाफ में, उनकी चीजों में डबल खर्चा, 3 गुना ज्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन अगर जो इदारा मौजूद है पहले से, उसको बेहतरी की तरफ क्यों
उन्हें ले जाते। आजकल देखें तमाम कोर्ट्स का निज़ाम जो है वो बहुत डिजिटलाइज हो गया। आप देखें हर चीज़ जो कैदी हैं उन पर आने ले जाने का खर्चा कम हो गया, वो वीडियो लिंक के जरिए केसेस चला सकते हैं। आप कोर्ट्स की जो एविडेंस है वो स्काइप के जरिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से अगर ये तमाम चीज़ें भी पेपरलेस हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। जो हमारी प्रोसिक्यूशन है उसको अगर टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, AI का दौर है, उसको AI के बारे में बताया जाए तो बहुत सी चीज़ें मेरा ख्याल से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अच्छा, क्या ये हमारा डाटा, या तो मेरे इल्म में नहीं है, डाटा का डिजिटलाइज होने का सिस्टम हो चुका है क्या पाकिस्तान में, जो कोर्ट की फाइल्स वगैरह होती हैं? देखिए कोर्ट की फाइल का तो वो डिजिटलाइज नहीं हुई है, लेकिन उसमें जो उनकी डायरीज है, जो ऑर्डर्स हैं, जो कैदियों का वीडियो लिंक पे आके बयान है या उनका वो काफी हद तक कोर्स में शुरू हो चुका है। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले ऐसा होता था कि कैदी किसी वजह से नहीं आ रहा जेल से अदालत में, या वो पर्चा जो हो रहा था वो एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ता था एक कैदी। तो ये जो कैदियों की वीडियो लिंक के जरिए केसेस चलाना हो गया, या कोई मुद्दई आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है तो उसकी वजह से केसेस नहीं चल सकते। लेकिन अब क्या होता है, उसको वीडियो लिंक के जरिए केस में ले लिया जाता है और उसको केस को प्रोसीड कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारी कोर्ट के लिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट डॉक्टर वसीम रजा हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। आपके सामने हाजिर हैं और सियासी सूरत हाल पे कुछ नज़र। मौलाना का घर जो है, फिर फजल रहमान साहब का घर फिर से सियासी मरकज़ बन चुका है और गहमा गहमी है, लेकिन मौलाना साहब अभी भी नाराज़ नजर आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह से मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त मौलाना साहब ने मामले को हल भी किया और सियासी तौर पर सबको मिलाने में काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी फजल रहमान साहब नाराज़ नज़र आते हैं। हुकूमत से, इत्तेहादियों से अब भी नाराज़ हैं। और अभी रिसेंट उनका जो बयान आया है कि उनको साजिश की जा रही है उल्मा को तकसीम करने की हुकूमत की तरफ से, ये एक सवालिया निशान है और बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम है जो कि मौजूदा हुकूमत पर लगता है। मामलात कैसे ठीक होंगे? जुल्फ़िकार अली बदर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी हमेशा से मफाहिमत की बात करती रही है, मुख्तलिफ पार्टीज़ को जोड़ना, मिल के बैठना और मुज़ाकरात के रास्ते पे चली है। क्यों फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात अब तक ख़त्म नहीं हो सके, हालांकि आपका एक अच्छा ताल्लुक़ है आपकी पार्टी का उनसे, और साथ साथ आप अभी हुकूमत का हिस्सा भी हैं? ये मामलात कब बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो आपका पॉइंट है बड़ा पर्टिनेंट है। मौलाना साहब की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने कोशिश की थी कि वो एड्रेस हो जाए, बट समहाउ चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसको एक बंदे के हाथ में होता नहीं। लेकिन जो भी बिलावल साहब ने उनके साथ प्रॉमिस किया था या जो कमिटमेंट की थी वो उसको पूरा करने के लिए आज भी उसी तरह कोशा है। और उनका जो एक जो हिंच आई हुई है, जो इशू आया हुआ है उनके मदरसा बिल के अंदर, क्योंकि एक तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था और दूसरा ये कि ऑलरेडी इस्लामाबाद की हद तक एक ऑलरेडी बिल एग्जिस्ट करता था और उसको सुपरसीड करते हुए कोई इश्यूज आ रहे थे और प्रेसिडेंट साहब ने वो बिल खुद नहीं पढ़ा था। लेकिन जो भी इसके अंदर मामला आया वो अब उसको एड्रेस कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ बाकी लोगों के साथ इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली हल निकल सकता होगा तो उसको निकालेंगे। और मौलाना साहब के साथ बिलावल साहब के भी और जरदारी साहब के भी तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन ये जब कोई बीच में इस तरह की आती है, क्योंकि एक आपको पता है हाइप भी होती है और चीजें भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो बिलावल साहब का मौलाना साहब के पास जाना और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का मौलाना साहब को फोन करना, तो ये समझ लें कि इस चीज को मसले को हल करने के लिए ये दोनों जो है जेस्चर्स थे और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक दूसरे मौजू पे, और वो मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें हल होती भी नज़र नहीं आ रही। फाइनल कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई, उसके बाद जनाब वो फाइनल कॉल की नाकामी के बाद एक आखिरी पत्ता खेलने की बात की गई है बानी पीटीआई की तरफ से, और वो आखिरी पत्ता अभी तक तो शो नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ इत्तलात जो आती हैं वो ये हैं कि सिविल नाफरमानी की भी बात की जा रही है और साथ साथ गैर मुल्की पाकिस्तानियों को यहाँ पर फंड भेजने से भी रोका जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये आखिरी पत्ता हो सकता
सकता है जिसकी बानी पीटीआई बात कर रहे थे? देखिए, ये फाइनल पता बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज सिविल नाफरमानी की तारीख का मामला जब 2014 में इन्होंने अपना धरना दिया था, उस टाइम पे भी इन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था और उस टाइम पे बिल फाड़े थे, बिल जलाए थे और कहा कि हम बिजली गैस के बिल नहीं जलाएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। सिविल नाफरमानी की तारीखें उस टाइम पे चलती है जब मुल्कों की आजादी की मामला हो। ये एक डिसिप्लिन मामला है, एक मुल्क का मामला है। यहाँ पे रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं। कोई भी शख्स आके मुल्क के स्टेट या आइन और कानून के खिलाफ कोई ऐसा मामला करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आइन और कानून हरकत में आएगा, उसके बिजली और गैस के मीटर उतार दिए जाएंगे और फिर उसको एक आम जो प्रोसेस है, जिस तरह आम आदमी फॉलो करता है, उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। लिहाजा ये क्वेश्चन के सिविल नाफरमानी की तारीख कोई इस तरह की चलाएगा या कामयाब होगी, ये क्वेश्चन डजन राइज। और जहां तक मामला रह गया कि फॉरेन रेमिटेंस को, बहुत सारे लोग जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं वो मजबूरी के तहत भेजते हैं, क्योंकि उनके घरों में यहाँ पे खाने पीने को कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। हाँ, जो लोग वेल ऑफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई एसेट्स खरीदने हैं, वो वक्ती तौर पे रोक सकते हैं। वो तो पिछले कई सालों से वैसे भी इतना भेज नहीं रहे, लेकिन इसमें 19-20 का फर्क तो आ सकता है फॉरेन रेमिटेंस के आने में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है जिससे मुल्क के अंदर कोई बहुत ज्यादा सिचुएशन अप एंड डाउन हो जाए। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई उनकी फाइनल कॉल है या कोई आखिरी पता ऐसा है। ये कोई और चीज होगी, उसके ऊपर ये एम्फेसाइज करेंगे तो फिर जाके पता चलेगा। अच्छा, कोई और चीज में क्या लगता है? यू टर्न लगता है आपको? और चीज तो फिर यू टर्न पे आके रुकती है। देखें, मैंने तो जो प्रैक्टिकली अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो मेरे जाती एनालिसिस है कि इनकी कोई भी चीज कॉन्क्रीट नहीं है। ये देखेंगे कि कहाँ पे कोई चीज इनको सूट कर रही है तो ये उस चीज के ऊपर उसको अडॉप्ट कर लेंगे या उसके साथ मिलके कोई उसकी अडॉप्टेबिलिटी के अंदर उसको थोड़ा बहुत को ट्रांसफॉर्म करके चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अभी जो हालात वाकयात हैं, जो इनकी ख्वाहिशात के ऊपर मामला चलाना चाह रहे थे, वो चल नहीं पा रहा। जहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे थे, वहाँ पे कोई बात करना नहीं चाहता एस्टेब्लिशमेंट में से इनसे बात। और जहाँ पे इनको कहा जाता है सियासी पार्टियों से बात करें, सियासी स्टेक होल्डर से बात करें, उनके साथ ये बात करना नहीं चाहते। तो गैप बहुत बड़ा है। इतने बड़े गैप को इतनी आसानी के साथ फिल करना, तो इनको अपनी फेस सेविंग चाहिए। और फेस सेविंग इनको बीच में से, पार्टी के अंदर से ही कुछ ऐसे लोग बीच में डाल के कोई पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बातचीत कर लें, तो मैं समझता हूँ ये यू टर्न हो सकता है। ये इनकी फेस सेविंग भी है और ये एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहिरा भी होगा और ये एक पॉलिटिकल हल भी निकल आएगा। तो जो ख्वाहिश 2018 की थी, जैसे एस्टेब्लिशमेंट इनको 2018 में लेके आई थी, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ऐसी कोई सपोर्ट है, ना ऐसी कोई चीज या सिनेरियो नजर आ रहा है कि कभी उस तरह की सिनेरियो डेवलप होगा, कोई इनको उस तरीके से लेके आएगा, क्योंकि वो ना वक्त रहा, ना हालात रहे और बहुत सारी चीजें यहाँ हो गई। जुल्फिकार अली बदर साहब, पॉलिटिकल लिहाज से आपका एक करियर है, मुझे आप पॉलिटिकल हेड हटा के अगर आप थोड़ी देर के लिए आप बताएं मुझे कि डायलॉग से ही तो ये मसला हल हो सकता है। हम इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर में बड़ी तादाद में मौजूद है, जो कि अभी भी बानी पीटीआई की बात पे लब्बैक कहता है। हम इस्लामाबाद में देख चुके हैं। मसले का हल किस तरह से निकलेगा? अगर हम समझते हैं कि अगर पहले वाले हालात नहीं हो सकते तो हुकूमतें तो किसी की भी नहीं रहती। 5 साल एक हुकूमत रह के दूसरी हुकूमत आनी है, तो उन हालात में अभी से मामला को हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? देखिए, एक्चुअली मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको न्यूट्रल, मैं वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन न्यूट्रल होके अगर बात करूं, बायस साइड पे रखूं, तो खान साहब की जाती ख्वाहिश ये है कि हमें जो सिक्योरिटी है ना, या कोई सिक्योर करना है या कोई बातचीत करनी है, उसकी गारंटी एस्टेब्लिशमेंट करे। अब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, क्योंकि वो पावर में आने से पहले इनको इतना कुछ कह चुके हुए हैं, अब वो इनके साथ जब बैठते हैं तो वहां पे भी इनकी पोजीशन सेविंग का मसला आ जाता है। तो बिल्कुल वहां पे भी पोजीशन खराब होती है। तो अब इसका हल चूंकि डायलॉग के जरिए और निगोशिएशन के जरिए निकलना है, इनको अपनी पार्टी में से 3-4 ऐसे लोग ऐसे निकाल देने चाहिए जिनको जिम्मे लगा दें कि आप बात करें। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि 2-2, 3-3 लोग ऐसे दे दें जो पॉजिटिव हों और कोई मसले को निकालने की तरफ को इनको भी रियायत गुंजाइश की
जो है कोई देंगे रियायत गुंजाइश, इन खान साहब को भी देंगे, कोई उनको जेल से निकाल के कोई हाउस अरेस्ट की तरफ मामला ले जाएंगे अगले 3 महीने में, और कोई इस तरह के स्टेप्स बना लिए जाए, मामला कर लिया जाए, और खान साहब को भी पता चल जाए कि जी मैं अगर ये स्टेप्स होंगे और ये चीजें होंगी तो मुझे भी पब्लिक को खराब नहीं करना, हुकूमत को खराब नहीं करना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में सपोर्ट करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सपोर्ट करना है, और जैसे जैसे मैं सपोर्ट करूंगा वैसे वैसे गवर्नमेंट भी स्टेप लेती रहेगी, और मैं भी मीडिया में आके या पब्लिक में आके चीजों को नहीं करूंगा। तो ये दोनों साइडों को फिर बैठ के एक बाहमी तौर पे जो है म्यूचुअली इसको देखना पड़ेगा, और ये फिर इसमें एक बड़ा चीज, फिर मैं वो पॉलिटिकल बात करूंगा कि इस सारे मामले के अंदर आ जाके एक क्वेश्चन आ जाता है कि खान साहब की गारंटी कौन करेगा, क्योंकि उनकी गारंटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बाकी मसले का हल अगर खान साहब खुद निकालना चाहे तो 1 मिनट लगता है, उनको जिद की सियासत छोड़नी पड़ेगी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, तो चीजें आगे चल पड़ेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो लचक दिखा सकती है, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इतनी भी कोशिश कर सकती है कि हुकूमत को भी और बाकी लोगों को भी मना ले और पॉलिटिकल जो है फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी जाए। अच्छा, वैसे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सदारत किसी के पास नहीं होती, सदर किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि पहले भी रहे, अभी पाकिस्तान के सदर एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ी पोस्ट आपकी पार्टी के पास है, अभी हम देखते हैं। उस सूरत में अगर हम देखें तो क्या मामलात को बेहतर करने की हल की तरफ जाया जा रहा है? क्योंकि हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा है कि अगर बहुत केसेस बड़े भी हैं तब भी वो केसेस ख़त्म करवाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब पीछे ऐसा नहीं होता रहा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई और अगर कोई असल में भी कोई मुजरिम था तो उसके भी केसेस ख़त्म करवाए गए। अब इस सूरत हाल में क्या मुमकिन नहीं है कि बानी पीटीआई के केसेस को भी रफा दफा किया जाए? अगर बाहर आने की ही एक वाहिद एजेंडा रह गया है तो उसकी तरफ कोई कंसीडर किया जाए उस मामले को, क्योंकि आप लोग इस वक्त पावर में हैं, तो क्या इस मामले पे कभी तवज्जो दी गई है? देखिए, जब जरूरत पड़ेगी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर रोल प्ले कर सकते हैं और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन इस पे ये आएगा कि केसेस खत्म कराने से पहले दोनों पार्टियों का जो एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, उसको बिल्ड करना बड़ा जरूरी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। और इस सारी बात के अंदर हम ये सारे स्टेक होल्डर्स ये समझते हैं कि खान साहब का बाहर आना इस चीज का एक इंडिकेशन होगा कि अगर खान साहब थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का और लचक का मुजाहरा करें तो फिर अगर पाकिस्तान में बाकी पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है या नहीं हुई है या जेन्युइन केसेस है, अगर वो सारे रैप अप हो सकते हैं तो ये भी चीजें मैनेज हो सकती हैं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल बाद दोबारा सदर बन सकते हैं तमाम केसेस के बाद, तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैनेजेबल है, कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इसके लिए आपका स्टेट और मुल्क के साथ वफादार होना और मुल्क को स्टेबल करने में अपना रोल प्ले करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज चूंकि आलमी सतह पर इंसदादे बदउनवानी का दिन बनाया जा रहा है, करप्शन के खात्मे का दिन बनाया जा रहा है, तो अब आप क्या समझते हैं, जब हम खास तौर पे आपके पास इस वक्त सिंध मौजूद है और हम सिंध में बात करते हैं तो ये जुबान ज़्यादा आम है, लोग ये बात करते हैं कि करप्शन में जो है वो ठेके भी बगैर टेंडर के दिए जाते हैं, सड़कों की मुरम्मत से लेके हर काम, आप लोग अगर कोई काम करते भी है पीपल्स पार्टी तो उसे भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि क्या करप्शन मौजूद है या सिर्फ ये पीपल्स पार्टी पे तनकीद की जाती है? देखिए, दो चीजें, एक तो चीज ये है कि पीपल्स पार्टी जो अच्छा काम करती है उसके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस पर तनकीद करते हैं, और तनकीद करने वाले, हेटरेट करने वाले आपके ऊपर नुक्ताचीनी करते रहेंगे, वो बाज नहीं आएंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है, करप्शन है। हमें जिस चीज पे फोकस करना है वो करप्शन को मिनिमाइज करने पे करना है, कि जहाँ पे कहीं पे करप्शन होती नजर आ रही है, चीजें हैं, इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। सारे लोग फरिश्ते नहीं होते, कोई ना कोई अपना काम करते ही होंगे, कोई नीचे से लेके ऊपर तक। अगर इस चीज को आपने प्रैक्टिकली देखना है तो फिर मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस को जो है आप इस सूरत हाल में लेके आए कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक
जो शख्स अपनी नौकरी में बहाल होता है उस दिन के उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक कर लिया जाए, और जिस दिन वो 35 साल या 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होते हैं उस दिन के उनके एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक कर लिया जाए। तो आपको करप्शन के इंडिकेटर्स बेहतर पता चलेंगे कि क्या कितनी करप्शन हुई है कितनी नहीं, और उनका लाइफस्टाइल बता देता है। तो इस तमाम चीजों के अंदर मेरा जो जाती तौर पे समझना है, मानना है कि गवर्नमेंट को गवर्नेंस को बेहतर करना है, और गवर्नमेंट में जो बैठे लोग ड्राइविंग सीट पे हैं उनको इसके अंदर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, और ये होना चाहिए। और अगर इसके अंदर कोई लूप होल्स है तो उसको एड्रेस करना चाहिए ताकि करप्शन को मिनिमाइज किया जा सके। और आप करप्शन को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज एक तो ऑफिशियली चीजें नजर आ जाती हैं, एक अनऑफिशियली होती है जो कि इनफॉर्मल तरीके से। अच्छा, मैं आपसे अगर इनफॉर्मल सवाल पूछूं कि जाहिर सी बात है सिंध गवर्नमेंट के पास बजट भी है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा भी मिलता है, एशिया बैंक से हमें पैसा मिलता है, ये तमाम चीज़ों में क्या आपका क्या लाहेअमल होता है? क्या बाकायदा इसकी छानबीन होती है? पूछा जाता है कौन सा पैसा कहाँ दिया जा रहा है, कौन से ठेकेदार हैं, किसको टेंडर मिला है? क्या इस हवाले से क्या सेकंड चेक होता है? देखिए, ये पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे तब पता है जब बिलावल साहब सैलाब आया और वर्ल्ड बैंक ने दिया, और उन मीटिंग्स के अंदर बिलावल साहब ने बड़ी सख्ती से जो है ना वो स्टेप्स और उसके सिस्टम्स और कंट्रोल्स मैनेज कर दिए हुए हैं कि इस स्टेप पे इतना होगा और ये ऐसे होगा और इसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगी, और ये चीजें अब तो बहुत जो है सिस्टम क्रिस्टल क्लियर और बहुत बेहतर है। उससे पहले किस तरीके से होता था या वहाँ पे लोकल ब्यूरोक्रेसी क्या करती थी, उस पर फिर मैं अपना जो है आई कीप माई राइट रिजर्व ऑन दैट थिंग। तो लेकिन अब जो मामला हुआ है खास तौर पे ये जो सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान के घरों के हवाले से जो पैसों का इंस्टॉलमेंट्स आई हैं, उसके ऊपर बिलावल साहब ने ही इज कीपिंग अ स्ट्रिक्ट आई, और उसका सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सुपरविजन ऑन द फंड्स वो बड़ा जो है एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से सारी जगह चीजें की जाए तो चीजें मजीद बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसमें अगर हम कहें कि चीज़ें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं तो ज़रूर जानी चाहिए। कोई ढका छुपा नहीं है ये मामला कि अगर टेंडर्स आते हैं तो किस तरह से खोले जाते हैं। हम खास तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं, और आज खास तौर पर इसलिए कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट पर भी काफ़ी तनकीद होती है कि यहाँ पर जो दूसरी पार्टी हैं, दूसरी स्टेक होल्डर्स हैं, वही कहते हैं कि जनाब इस वक्त जितनी सड़कें बन रही हैं, चाहे वो आलमी बैंक के ताउन से बनी हो या एशियाई बैंक का पैसा हो रहा हो, तमाम चीज़ों में घपले हैं। जबकि जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ हमारे सामने आता है कि यहाँ पे जो हमें पैसा मिला है उसमें पीपल्स पार्टी 20% सिर्फ इसमें लगा रही है, जबकि 80% उनकी जेबों में जा रहा है। तमाम चीज़ें बगैर सबूत के नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने कहा कि एक सिस्टम बना दिया गया है, पहले की चीज़ों पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब एक सिस्टम है। अगर कोई बेहतरी है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आलमी बैंक की सतह पर, आलमी सतह पर रिपोर्ट आती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि पाकिस्तान 7 दर्जे नीचे जा चुका है करप्शन की सतह पर, तो एक खुशाइन बात है कि जनाब ठीक है, कहीं से तो कुछ बेहतरी आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और जो हमें अभी इत्तलात आई है वो ये है कि जनाब सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई क़यादत पे फट पड़ी है, और उसकी वजूहात ये हैं कि इस वक्त जब सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात हुई तो वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत ख़ास तौर पर बानी पीटीआई को नोट्स मिलते हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं, चाहे वो पहले के तमाम वाक़यात हो या पहले भी आपने देखा है कि जनाब बिजली का बिल जो फाड़ा गया था वो हो, या तमाम चीज़ों इसमें मुल्क की बेहतरी नहीं है, बल्कि ये जनाब ये तमाम चीज़ें जाती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये काम क्यों हो रहा है। ये एक पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है। एक पार्टी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक पार्टी कहती है कि जनाब दूसरा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जो कि इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन जो लोग इक़्तिदार में हैं वो क्या कर रहे हैं ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आज हम करप्शन के बाज़ार को गर्म करने में हम पेश नहीं हैं। अगर हुकूमत हमारे पास है तो क्या हमने हुकूमत के तमाम वो फ़राइज़ पूरे कर लिए जो हुकूमत में रहते हुए अवाम के लिए हमें खदमत में करने चाहिए थे? क्या अब भी हुकूमती पार्टीज़, चले हम उन लोगों को छोड़ देते हैं जो अपोजिशंस में हैं,
क्या हम उन लोगों को याद ना करें कि जिनके पास इस वक्त पाकिस्तान का पूरा कारोबार और पाकिस्तान का निज़ाम है? वो लोग क्या इस वक्त कर रहे हैं? क्या इस वक्त आम आदमी बहुत सुकून और चैन की नींद सो रहा है? वो क्या इस वक्त बात की जाती है कि महंगाई एक डिजिट पे आ गई है, तो वो महसूस क्यों नहीं होती है? ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और अहम इसलिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लीडर दूसरे लीडर पे कीचड़ उछालता है तो उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, खासतौर पर वो लोग जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए। और हुकूमती ऐवानों में जब फैसले किसी और से ही करवाने होते हैं तो फिर जमहूरियत की देवी को क्यों ऐवानों में सजा के हम बैठते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं? सवाल तो बनता है कि जब डायलॉग की बात आती है तो हम उन हल्के से बात करने की कोशिश करते हैं कि जिन्हें हम ताकतवर हलकों के तौर पे जाने जाते हैं, या फिर उन लोगों की बात करते हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, उन लोगों के पीछे चलते हैं जिनका हुकूमत के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम चीज़ें अगर ताकत के ज़ोर पे ही चलनी है और कई सालों से चल रही हैं और ये समझते थे कि शायद ये ताकत का ज़ोर टूट जाए, तो वो टूटा क्यों नहीं? उस ताकत का ज़ोर ना टूटने की वजूहात ये हैं कि जनाब, जब आप गैर सियासी लोगों के पीछे खुद जाएंगे और ख़ुद सियासतदान आपस में मुस्तहकम होकर बातचीत नहीं करेंगे तो उन लोगों को आने का मौका मिलेगा कि जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है। हम खुद ही शायद वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इस वक्त अगर पीटीआई के साथ कोई भी मसाइल हैं या पीटीआई इस वक्त मुल्क की एक बड़ी पार्टी बनकर अगर सामने आई है तो हमने ही वो वैक्यूम क्रिएट किया कि जनाब, उस सूरत में कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में नहीं मिलेंगी तो फिर कोई तीसरी कुव्वत आती है जो फिर ताकत का मुजाहरा करती है। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब के मसाइल हों, पीटीआई की बानी के मसाइल हों या इस मौजूदा हुकूमत के मसाइल हों, हुकूमत को बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और बानी पीटीआई से लेकर पीटीआई की तमाम क़यादत को भी ज़रूरत इस अमर की है कि वो जो नारा लगता है कि हम इन लोगों से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जनाब हो गया फॉर्म 47 भी, इसको बदलने के लिए वक्त चाहिए। शायद निज़ाम को बदलने के लिए फेस सेविंग से ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चीज़ों को लेके चला जाए, वरना आप वो वैक्यूम क्रिएट करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी की नवीद नहीं है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पर हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।